WWE में किसी भी रेसलर का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन दूसरा ब्रॉक लेसनर बना पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। He's terrifying. He's a movie character. The ring just imploded. The youngest WWE champion. हाँ, आज के टाइम कई लोग गुंथर को नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बोलते हैं, कोई ब्रॉन ब्रेकर को बोलता है, तो कोई ओबा फेमी को नेक्स्ट सक्सेसर बताता है। लेकिन ये सब भी अगर ब्रॉक लेसनर के करियर का एक पन्ना भी पढ़ लें, तो ये सब मिलके ब्रॉक लेसनर के पैर दबाएंगे। The biggest freak we've ever had in this business. There was just a different aura around Brock. The most decorated combat sports athlete of all time. टिकट सेल्स भी अगर WWE में करना हो या इवन UFC में करना हो, ब्रॉक लेसनर हर जगह ब्लॉकबस्टर रहे हैं। UFC में भी मैग्रेगर के राइज से पहले ब्रॉक लेसनर का राइज होता है। The guy comes over from the WWE and actually becomes the heavyweight champion of the world. It's impossible to do. और UFC को ग्लोबली सबसे पहले राइज ब्रॉक लेसनर ही दिलवाते हैं। आइए आज इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्यों कभी भी ब्रॉक लेसनर जैसा सुपरस्टार फिर से नहीं बन सकता, और बात करते हैं उनके करियर के अंदर हुई कई कंट्रोवर्सीज के बारे में। बॉर्न टू बी अ रेसलर। देखिए, WWE में सेकंड जनरेशन सुपरस्टार्स होते हैं, कई थर्ड जनरेशन सुपरस्टार्स भी होते हैं। वो सब रेसलिंग के जेनेटिक्स लेके पैदा होते हैं। जैसे रैंडी ओटन थर्ड जनरेशन सुपरस्टार, जेनेटिकली गिफ्टेड थे रेसलिंग के लिए। उनके फादर बॉब ओटन के जेनेटिक्स और सपोर्ट दोनों ही उनको अर्ली एज से ही मिल गए। तो बॉब ओटन भी जानते थे कि उनका बेटा रेसलर बन सकता है, तो वो स्टार्टिंग से ही उनको ग्रूम करने लगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर का केस दोस्तों बिल्कुल अलग था। ब्रॉक लेसनर के फादर एक डेयरी फार्मर थे, यानी ब्रॉक लेसनर एक किसान का छोरा था, और किसान का छोरा होने का मतलब है नेचुरल पावर। दूध, दही, घी और मांस खा के ब्रॉक लेसनर पले बढ़े हैं, तो बॉडी तो उनकी इस मेहनत से रफ एंड टफ बननी ही थी। वही माइंडसेट ब्रॉक लेसनर के करियर में सबसे खास रहा है, और वो फियरलेसनेस और हार ना मानना उनकी मदर ने उनको सिखाया है। स्टार्टिंग से उनकी मदर को पता था कि ब्रॉक लेसनर एक स्पेशल चाइल्ड है। जब भी ब्रॉक लेसनर एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग के टाइम पे रेसलिंग हार जाया करते थे, तब उनकी मदर उनको वहीं पे छोड़ के चली जाया करती थी कि तू लिफ्ट लेके आ या चल के आ, मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगी। और ब्रॉक को कैसे ना कैसे स्ट्रगल करके घर हर बार पहुंचना पड़ता था। वहीं अगर ब्रॉक जीत जाते थे तो वो बोलती थी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा काम ही है जीतना। तो एप्रिसिएशन उनको बहुत कम मिला करता था। उनकी मदर जानती थी कि ब्रॉक लेसनर नेचुरली गिफ्टेड है, और उनका स्टार्टिंग से ही रफ एंड टफ बनना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आजकल के पेरेंट्स स्कूल चले जाते हैं, जरा सा टीचर उनके बच्चे को थप्पड़ मार दे, वहीं ब्रॉक की मदर उन्हें समझाती थी कि रोना ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास। ब्रॉक के दो बड़े भाई भी थे जो बहुत अच्छे रेसलर्स थे, उन्होंने भी ब्रॉक लेसनर की ट्रेनिंग में उनको जरा सी भी ढील नहीं दी, और ब्रॉक को टफ बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वहीं ब्रॉक की छोटी बहन भी ट्रैक एंड फील्ड और बास्केटबॉल दोनों में ही बहुत अच्छी थी। तो पूरा परिवार ही स्पोर्ट्स से भरा रहता था। हालांकि जेनेटिकली कोई प्रो रेसलर नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था उनके पास, लेकिन घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होने की वजह से वो बचपन से ही बहुत अच्छे एथलीट बन गए थे। हाई स्कूल के अंदर भी उन्होंने 33 फाइट्स लड़ी थी और वो एक भी नहीं हारे। अब इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के बाद NFL वाले भी काफी ज्यादा इम्प्रेस थे ब्रॉक लेसनर से, और उनके पास फुटबॉल ज्वाइन करने का ऑफर भी स्टार्टिंग से ही आता रहता था। वो फुटबॉल में डिफेंस में बहुत अच्छे थे, क्योंकि रेसलिंग करते थे तो पकड़ ऐसी थी कि आसानी से छूटे ना, और फुटबॉल खेलने की वजह से उनकी बॉडी ह्यूज होने के बाद भी बहुत ज्यादा एथलेटिक रही। आई मीन शूटिंग स्टार प्रेस जो ब्रॉक लेसनर मारते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके फुटबॉल के करियर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जूनियर कॉलेज के अंदर भी वो काफी टूर्नामेंट्स जीते थे, और फिर उनका सबसे बड़ा मूवमेंट आता है जब वो NCAA डिवीजन चैंपियन बनते हैं, और वहाँ पे दोस्तों उनका डोमिनेंस देखते हैं जेराल्ड ब्रिस्को, जो कि WWE के लिए उस टाइम टैलेंट ढूंढने का काम करते थे। उन्होंने ब्रॉक का डोमिनेटिंग नेचर देखा, उनकी फिजिक देखी, और विंस मैकमैन को उनको साइन करने को बोला। ब्रॉक भी मौके की तलाश में थे, तो वो OVW को ज्वाइन कर लेते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसी OVW में जहाँ पे उस टाइम पे रैंडी ओटन, जॉन सीना, बटिस्टा जैसे सुपरस्टार्स भी ट्रेन हो रहे थे। लेकिन ब्रॉक लेसनर उन सब में सबसे यूनिक टैलेंट थे, इसी वजह से WWE उनको हायर करना चाहती थी। ब्रॉक भी अपनी इतनी हाई डिमांड सुनने के बाद में अपनी ही डील WWE के सामने रख देते हैं, जहां सबसे पहले वो बोलते हैं कि उनको 6 फिगर की सैलरी चाहिए, जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल के अंदर देना एक बहुत ही बड़ी बात थी। दूसरा था कि उनको WWE का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 2 साल के अंदर, और तीसरी दोस्तों बड़ी ही खास डिमांड वो करते हैं। वो बोलते हैं कि वो तभी साइन करेंगे जब उनके दोस्त शेल्टन बेंजामिन को भी WWE साइन करेगी।
ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि ब्रॉक लेसनर भले ही एक डोमिनेटिंग इंसान हो, लेकिन लोगों के बीच में बैठना घुलना मिलना उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं था। बहुत ही कम लोगों के ब्रॉक लेसनर दोस्त बन पाते थे और ब्रॉक जैसे टैलेंट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता था। तो उनके कोच उनको एडवाइस करते हैं कि अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास कोई एक बंदा तो होगा अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। ऐसे में तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होगे और कहीं छोड़ के नहीं निकल आओगे। WWE उनकी सारी शर्तें मान लेती है और उनको एक्सक्लूसिवली साइन कर लेती है। WWE भी अपनी शर्तें रखती है कि जब तक आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो तब तक आप NFL या फिर और कोई प्रो रेसलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर OVW के अंदर ब्रॉक लेसनर सेलिंग सीखते हैं और क्राउड को इंगेज कैसे करना है सारी चीजें सीखते हैं और जल्दी जल्दी कैच कर रहे थे। हालांकि उनकी रिंग के अंदर डोमिनेंस देख के लोग वैसे ही इंप्रेस हो जाते थे। I mean 130 किलो का आदमी शूटिंग स्टार प्रेस मारता हुआ दिख रहा है और क्या लोगे, फैन फेवरेट। फिर दोस्तों ब्रॉक भले ही एक हील की तरह WWE में एंट्री लेते हैं, लेकिन ब्रॉक का नेचुरल टैलेंट देख के लोग उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और उनको टाइम टू टाइम चीयर करते भी नजर आते हैं। इवन जब रॉक हॉलीवुड के लिए WWE को छोड़ के चले जाते हैं, उस मोमेंट पे भी ब्रॉक को फैंस इतना चीयर करते हैं कि उनका फेस टर्न वहाँ पे करवाना पड़ जाता है। और दोस्तों उस टाइम पे बेबी फेस रॉक को लोग बू कर रहे थे और ये फोर्स बेबी फेस टर्न बताता है कि ब्रॉक की रिस्पेक्ट कितना ज्यादा फैंस उस टाइम पे करते थे। लीविंग WWE फर्स्ट टाइम। देखिए WWE में ब्रॉक की डोमिनेंस तो सबने देखी है, लेकिन फिर दोस्तों अचानक ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ के चले जाते हैं। उस टाइम पे दोस्तों उनका मेंटल फटीक हो गया था WWE के कल्चर को देख के, जहाँ पे रेगुलर ट्रैवलिंग करनी पड़ रही थी, लगातार नए लोगों से मिलना पड़ रहा था। इस सब ने ब्रॉक लेसनर को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था। ब्रॉक लेसनर एक किसान आदमी थे, जमीन से जुड़े इंसान थे और उनको पीस में रहना पसंद था अपने खेत पे। और WWE के अंदर ये भाग दौड़ देख के अब वो उससे कटने लगे थे, क्योंकि दोस्तों बैंक बैलेंस भरने के बाद इंसान पीस की तलाश में ही निकल लेता है। और ब्रॉक को दोस्तों NFL में जाने का भी उस टाइम पे बहुत मन था। उनको भी देखना था कि क्या वो वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों NFL में उनका करियर ज्यादा अच्छा चलता नहीं है। मिनेसोटा वाइकिंग्स जो उनकी टीम थी वो उनकी परफॉर्मेंस को देख के उनको रिलीज कर देती है और NFL में उनका करियर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाता, क्योंकि फुटबॉल के अंदर सिर्फ टैलेंट काम नहीं करता, यहाँ पे स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और स्किल्स बढ़ाने के लिए तो टाइम देना ही पड़ता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक बड़ी चीज ये पता चलती है कि ब्रॉक लेसनर बिना किसी लॉयर से बात करे ही WWE के रिलीज क्लॉज को साइन कराए थे और जल्दीबाजी में ये रिलीज क्लॉज जो उन्होंने साइन किया था वो उनपे अब भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि 2010 तक ब्रॉक लेसनर किसी भी प्रो रेसलिंग कंपनी या फिर MMA की कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी 2004 से 2010 तक टोटल 6 साल तक। अब यहाँ पे ब्रॉक फंस गए थे और अब पैसे कमाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उनको अपना घर और प्राइवेट प्लेन तक बेचना पड़ता है उस मोमेंट पे। फिर ब्रॉक भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत गलत है कि एक एथलीट अपने प्राइम टाइम में ही पैसे नहीं कमा पा रहा है। WWE भी वहाँ पे बोलती है कि हमने भी टाइम और पैसा लगाया था बंदे को बनाने में और बंदे का एकदम मूड हुआ और वो चला गया WWE छोड़ के, तो हमारा भी काफी नुकसान हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच में 1-2 साल तक केस तो चलता है, लेकिन फिर WWE और ब्रॉक लेसनर कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं। वही ब्रॉक को फिर से मौका मिल जाता है प्रो रेसलिंग को ज्वाइन करने का। WWE भी हालांकि उस टाइम पे उनको ऑफर देती है, लेकिन इस बार उनका पे चेक तो किसी जॉबर से भी कम का देती है। विंस वहाँ पे बोलते हैं एज अ पनिशमेंट तुमको इतने कम पैसे का मैं ऑफर दे रहा हूँ। ब्रॉक लेसनर विंस का वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं और उस टाइम पे ही NJPW भी ब्रॉक लेसनर को ऑफर दे देती है, जो कि ब्रॉक लेसनर के पहले WWE के कॉन्ट्रैक्ट से भी बहुत बड़ा था। तो ब्रॉक लेसनर पैसों के लिए और विंस मैकमैन के मुंह पे लात मारने के लिए फटाफट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। NJPW कंट्रोवर्सी। फिर दोस्तों NJPW में जाके ब्रॉक लेसनर सबसे पहले अपने फिनिशर का नाम चेंज करते हैं। वो F5 से अपने फिनिशर का नाम दी वर्डिक्ट रख देते हैं। ये नाम दोस्तों उन्होंने WWE को सीधा सीधा चिढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि उनके केस का वर्डिक्ट आ गया था कि अब वो रेसलिंग कर सकते हैं। और ब्रॉक का NJPW में जाने का मोटिव सीधा सीधा पैसे कमाना था, लेकिन ब्रॉक को जितना पैसा NJPW ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया था उतना पैसा वो उनको नहीं दे पा रहे थे। उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनको खुद पैसे कमाने में दिक्कत हो रही थी। तब वो ब्रॉक को एक ऑफर देते हैं कि आप 30% कट ले लो अपनी सैलरी के अंदर। तो ब्रॉक सीधा मना कर देते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस किया और बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिजिड हो गए। इवन ब्रॉक वहाँ NJPW में मैच करने से भी मना कर देते हैं। तब उनके पास दोस्तों टाइटल भी था और उनका मैच भी सेट था हिरोशी तानाहाशी के साथ में। वो टाइटल लेके लिटरली घर बैठ जाते हैं कि मुझे पैसे दो वरना मैं नहीं आता। NJPW वाले भी क्या करते, वो उनका टाइटल ही वहाँ पे वेकेट कर देते हैं। लेकिन लेसनर भी हर जगह जा जाके बोलते हैं कि वो ही रियल चैंपियन
चैंपियन है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके रिलेशन वापस सही होते हैं NJPW के साथ में। कर्ट एंगल इस चीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उनको बुलाया जाता है मैच करने के लिए 2007 में। 2007 में ब्रॉक अपना टाइटल कर्ट एंगल से ही NJPW में हार के वहां से निकल लेते हैं। हालांकि उस टाइम पे शिंसुके नाकामुरा ब्रॉक लेसनर की ये सारी हरकतें देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वो बोलते हैं कि ब्रॉक को इस बिजनेस की और इस कल्चर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है और वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हालांकि ब्रॉक भी इस बात को मानते थे कि उन्होंने NJPW को पैसों के लिए ही ज्वाइन किया है। वहां जाना सिर्फ पैसों के लिए था और विंस मैकमैन को बताने के लिए था कि WWE के अलावा भी वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। UFC रन। हालांकि NJPW की कंट्रोवर्सी के बाद ब्रॉक अब और बड़ी स्टेटमेंट देना चाहते थे, मानो बंदे पे भूत सवार हो गया हो दुनिया को प्रूव करने का कि ब्रॉक लेसनर क्या चीज है। फिर ब्रॉक UFC में जाने का मन बना लेते और डेना वाइट को कॉल पे कॉल करने लगते हैं, लेकिन डेना वाइट उनके कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे। वो बोलते हैं कि ये फेक रेसलिंग करने वाले लोग कहाँ आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको प्रो रेसलिंग से कम्पीट करना था और ब्रॉक लेसनर पे उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो रियल फाइट्स में क्या ही करेंगे। लेकिन ब्रॉक बीइंग ब्रॉक वो UFC के एक शो के अंदर टिकट लेके घुस जाते हैं और बैरिकेड कूद के डेना वाइट को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं भाई मेरे से मीटिंग सेट कर। फिर फाइनली डेना वाइट भी ब्रॉक लेसनर को एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। हालांकि ब्रॉक लेसनर अपनी पहली फाइट को फ्रैंक मिर से हार जाते हैं, लेकिन उनकी एक इस फाइट ने UFC का नाम अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था। उन्होंने टिकट सेल्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि डेना वाइट ने फिर उनको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इतना पैसा देख के डेना वाइट को भी समझ आ गया था कि लोग देखना चाहते हैं कि एक प्रो रेसलर किस तरीके से रियल फाइट्स में परफॉर्म करता है। वहीं दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल चीज भी ब्रॉक लेसनर ने की थी जिससे हम लोग भी काफी कुछ सीख सकते हैं। ब्रॉक ने कोई भी बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स जिम्स को ज्वाइन नहीं किया था ट्रेनिंग के लिए UFC की, बल्कि उन्होंने अपने ही गांव के अंदर एक प्राइवेट जिम बनाई और उसके अंदर ट्रेनिंग करी। हालांकि उन्होंने कोचेस वर्ल्ड क्लास बुलाए थे, लेकिन ट्रेनिंग उन्होंने अपने ही घर के पास में की, जो दोस्तों बताता है कि किसी बड़ी एकेडमी के अंदर जाके आप बड़े एथलीट नहीं बनते हो, बल्कि सही कोचिंग और अपनी मेहनत के दम पे आप कहीं पे भी बड़े एथलीट बन सकते हो। फिर दोस्तों ब्रॉक लेसनर UFC के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल करियर देते हैं और इवन दोस्तों हैवीवेट चैंपियन भी बन जाते हैं वो UFC के। और दोस्तों उस मोमेंट पे ब्रॉक की रिस्पेक्ट क्राउड के अंदर भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी कि कैसे एक WWE का सुपरस्टार UFC में आके भी चैंपियन बन गया। और ये करने वाले दोस्तों इकलौते WWE के सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर ही हैं। अब दोस्तों UFC में रियल फाइट्स थी तो रियल इंजरीज भी होनी थी। ऐसे ही दोस्तों उनको इंटेस्टाइन्स के अंदर इशू होने लगता है, इसलिए उनको ब्रेक लेना पड़ता है UFC से। और उस ब्रेक के बाद फिर जब वो आते हैं तो ब्रॉक लेसनर वो ब्रॉक लेसनर नहीं थे। वो लगातार 2 फाइट्स हार जाते हैं और उसके बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं UFC से। लेकिन दोस्तों रिटायरमेंट के बाद भी पैसों के लिए वो एक फाइट करने के लिए फिर रिटर्न करते हैं UFC में और उनकी फाइट तब होती है मार्क हंट के अगेंस्ट। और दोस्तों ये चीज अभी के टाइम से भी कनेक्ट करेगी कि ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट लेने के बाद में वापस आए थे UFC में। वैसे ही WWE में रेसलमेनिया में रिटायरमेंट लेने के बाद शायद वो फिर से वापस आ सकते हैं एक फाइट के लिए समरस्लैम में। और दोस्तों ये कोई उनकी रिटायरमेंट वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, और उनके रिटायरमेंट की इतनी बात भी इसीलिए मैं अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं यकीन है कि समरस्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं। और ये चीज जब हो जाए तो इस वीडियो पे वापस आके कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि UFC के सेकंड रन में भी वो फाइट को जीत तो लेते हैं, लेकिन उनकी ये जीत काउंट ही नहीं की जाती है क्योंकि दोनों ही बंदे डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। लेकिन ब्रॉक लेसनर उस फाइट से पैसे कमा लेते हैं और अपना अल्टीमेट रिटायरमेंट ले लेते हैं UFC से। WWE सेकंड रन। वहीं दोस्तों इसी बीच 2012 में ब्रॉक लेसनर की पॉपुलैरिटी के चलते WWE सारे गिले शिकवे बुला के उनको रिस्पेक्ट के साथ साइन करती है। उसके बाद ब्रॉक लेसनर छोटे मगर इम्पैक्टफुल रन देते हैं WWE के अंदर जो उनको फटीग भी नहीं करते। WWE भी बढ़िया पैसे कमा रही थी और सब लोग बढ़िया खुश थे। लेकिन फिर ब्रॉक को रेसलमेनिया 34 में विंस मैकमैन पे गुस्सा आ जाता है। बंदा टाइटल बेल्ट को विंस के ऊपर फेंक के चला जाता है। शेन मैकमैन अपने फादर की इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट देख के इतना गुस्सा होते हैं कि ब्रॉक को मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन रोड डॉग वहाँ पे उनको रोकते हैं कि भाई उससे पंगा मत ले। बाद में दोस्तों इस चीज का रीजन भी पता चलता है कि एंड मोमेंट पे एंडिंग चेंज की गई थी। वहाँ पे ब्रॉक को हारना था, लेकिन रोमन को क्राउड पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए ब्रॉक को जीतना पड़ता है। पूरे मैच के अंदर दोनों ही बंदों को क्राउड बिल्कुल बू करता जा रहा था और फैंस को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था इस बिल्डअप से स्टोरी लाइन के। ब्रॉक को इसी चीज का गुस्सा था कि विंस मैकमैन एक अच्छी स्टोरी लाइन भी नहीं लिख पाया उनके लिए, और ये रोमन रेस को बू करने की सिचुएशन के अंदर ब्रॉक लेसनर भी अब पिस रहे थे। हालांकि इस सब के बाद भी
फाइनेंशियली ब्रॉक इतना पैसा WWE को कमा के दे रहे थे कि विंस भी उनसे कुछ नहीं बोल सकते थे और वो अनटचेबल ही हो गए थे WWE के अंदर। हालांकि इसी मोमेंट के बाद ही ब्रॉक लेसनर मार्क हंट से फाइट करने के लिए गए थे UFC में। तो कई लोग बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने ये हरकत इसीलिए की थी ताकि विंस मैकमैन उनको रिलीज कर दें और वो UFC में जाके फिर फाइट कर सके। हालांकि विंस उनको रिलीज नहीं करते बल्कि UFC में फाइट करने को अलाउ कर देते हैं और फिर से दोनों के बीच का रिलेशन सही हो जाता है। जेनेल ग्रैंड केस। फिर दोस्तों WWE में दबदबा बनाने के बाद ब्रॉक लेसनर एक बड़े केस में फंस जाते हैं जो कि था दोस्तों जेनेल ग्रैंड केस। वैसे तो केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, 2027 तक वर्डिक्ट आएगा, लेकिन दोस्तों केस के अंदर क्या हुआ था अगर वो शॉर्ट में बताना है तो वो मैं बता देता हूँ। जेनेल ग्रैंड जो कि WWE की एक एम्प्लॉय थी, विंस मैकमैन उनको यूज करना चाहते थे ब्रॉक लेसनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए और ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएशन करने के लिए। और ये बात चल रही है दोस्तों 2021 के टाइम की। बाकी यूज करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। हालांकि लेसनर की भी जेनेल के साथ में बात हुई थी लेकिन मीटिंग नहीं हुई थी, तो इसी वजह से दोस्तों ब्रॉक लेसनर इस केस के अंदर काफी टाइम तक फंसे रहे थे। बाकी तो दोस्तों कौन सही कौन गलत इसके बारे में फाइनल वर्डिक्ट के बाद ही हम लोग बात करेंगे। हालांकि जब जॉन सीना से फाइट के लिए ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तब काफी लोग सवाल उठाते हैं कि ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे रिटर्न कैसे हो गया, लेकिन दोस्तों उस टाइम तक ब्रॉक लेसनर को तो क्लियर कर दिया था कोर्ट ने केस से। हालांकि कुछ नए एविडेंस आते हैं तो वो वापस केस में फंस सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो वो केस से बिल्कुल फ्री हैं। फाइनल गुड बाय। फिर दोस्तों ब्रॉक WWE से जाते जाते भी एक फाइनल कंट्रोवर्सी कर जाते हैं जब वो रेसलमेनिया 42 में एकदम से रिटायरमेंट ले लेते हैं और क्रॉस साइन बना के और बता देते हैं कि उन्होंने इमीडिएट ये डिसीजन लिया है। वैसे तो कई लोग कह रहे हैं कि TKO के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए, इसी वजह से उन्होंने इमीडिएटली ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है जिस तरह हम लोगों ने ब्रॉक का पैटर्न इस पूरी वीडियो के अंदर ऑब्जर्व किया है, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता रिटायरमेंट अनाउंस करके फिर से रिटर्न करने में। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है दोस्तों उनके पे चेक से। और समर स्लैम 2026 तो उनके ही घर में है, मतलब टिकट सेल्स करने के सबसे मेन बंदे तो ब्रॉक लेसनर ही है। जब जॉन सीना का रिटायरमेंट करवा के WWE उनको बार बार बुला सकती है तो ब्रॉक लेसनर का फाइनल मैच 2026 में मिनेसोटा में समर स्लैम में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये दोस्तों TKO और पॉल हेमन का ही गेम है समर स्लैम को हाइप करने के लिए और टिकट्स को समर स्लैम में वन लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर करके सेल करने के लिए ये मूवमेंट बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो थी ब्रॉक लेसनर के करियर के कई चैप्टर्स के बारे में जिनके बारे में शायद हम रेसलिंग की बात करते करते बात नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनके करियर की स्टोरी मैंने शॉर्ट्स में पूरी अपलोड कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनकी स्टोरी और कई और स्टोरीज को देख सकते हो। बाकी मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।